सच्चा प्यार कभी शोर नहीं करता। वो चुपचाप दिल में बस जाता है और वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। लोग कहते हैं दूरी प्यार को खत्म कर देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दूरी सिर्फ यह साबित करती है कि प्यार कितना सच्चा है। जहां स्वार्थ हो वहां रिश्ता टिक नहीं पाता, पर जहां सच्चा प्रेम होता है वहां इंतजार भी इबादत बन जाता है। साल बीत जाएं, हालात बदल जाएं, लोग बदल जाएं, फिर भी अगर दिल में किसी के लिए वही एहसास बना रहे तो समझ लेना वह प्यार अंधा नहीं, बल्कि सबसे सच्चा और मजबूत होता है। नमस्कार, मैं सिम्मी। आप सुन रहे हैं कथा साहित्य। आज की कहानी कुछ इसी तरह प्रेम से परिपूर्ण है, जिसका शीर्षक है प्यार अंधा नहीं होता। कहानी को लिखा है हिंदी की प्रतिष्ठित कथाकार सुधा आदेश जी ने। सुधा आदेश जी की लेखनी मुख्य रूप से समाज में व्याप्त कुरीतियों, मानवीय संवेदनाओं और रिश्तों की गहराई पर केंद्रित रहती हैं। तो आइए आज आनंद लीजिए आपकी लिखी कहानी का। कॉलेज का नया सेशन प्रारंभ हुए लगभग 1 महीना हो गया था। वंदना को अपनी कक्षा में नई आई एक लड़की नीलिमा ने अनायास ही आकर्षित कर लिया था। 3 दिन से वो लगातार देख रही थी कि वो लड़की नीलिमा लगातार उसे देखती रहती है। कुछ पूछने पर कभी तो उत्तर दे देती है, कभी चौंक कर इधर उधर देखने लगती है, कभी कभी उससे बेवजह बात करने का प्रयास करती है। उसने कहीं पढ़ा था कि समान लिंगी में भी आकर्षण पाया जाता है। क्या यह इसी प्रकार की कोई घटना है या उसे ही भ्रम हो रहा है? यद्यपि उसे इस कॉलेज में पढ़ाते हुए 5 वर्ष हो गए हैं। उसके पढ़ाने के प्रभावशाली तरीके के कारण उसकी क्लास में 100% उपस्थिति रहती है। उसके अनुशासन तथा संयमित व्यवहार के कारण आज तक किसी भी छात्र छात्रा ने मर्यादा की सीमाएं लांघने का कभी प्रयास नहीं किया है। किंतु इस लड़की के व्यवहार से वो असमंजस में पड़ गई थी। उसने सोचा कि एक दिन उसे बुलाकर इस संबंध में उससे बातें करेगी। आखिर एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास नहीं करेगा तो और कौन करेगा? एक अध्यापक का उद्देश्य विद्यार्थी को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, वरन उसके सर्वांगीण विकास हेतु प्रयत्न करना भी है। यह बात अलग है कि आज के भौतिकवादी परिवेश में अध्यापक और छात्रों के संबंधों में परिवर्तन आता जा रहा है। छात्र भी कॉलेज सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान प्रदान करने की जिम्मेदारी तो आज प्राइवेट कोचिंग संस्थानों ने उठा रखी है। इस कॉलेज के मैनेजमेंट का सदा से यह प्रयत्न रहा है कि स्टूडेंट यहाँ सिर्फ घूमने के लिए नहीं, वरन पढ़ने के लिए आएं। इसके लिए वे अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड तथा क्वालिफिकेशन वाले अध्यापकों की नियुक्ति करने के साथ अच्छा वेतन भी देता है, जिससे विद्यार्थी प्राइवेट ट्यूशन से बचें। उनके समय के साथ साथ धन की भी बचत हो। अध्यापक कॉलेज में ऐसा पढ़ाएं कि विद्यार्थी स्वयं एक भी पीरियड नहीं छोड़ना चाहे। मैनेजमेंट के प्रयत्नों का ही परिणाम है कि इस कॉलेज का रिजल्ट काफी अच्छा रहता है तथा विद्यार्थी भी अनुशासित रूप से क्लास में उपस्थित रहते हैं। वंदना एक दिन स्टाफ रूम में बैठी दूसरे लेक्चर की तैयारी में व्यस्त थी कि नीलिमा उसके पास किसी समस्या के समाधान हेतु आई। समस्या के समाधान के पश्चात उसने एकाएक पूछा, मैम, आप इतनी सुंदर हैं, फिर आपने विवाह क्यों नहीं किया? बस ऐसे ही, अचानक उसके मुंह से निकल गया। अनायास दिया संक्षिप्त सा उत्तर उसे असहज कर गया था। वो यह नहीं समझ पा रही थी कि इस लड़की ने अचानक उसे यह प्रश्न क्यों किया। कुछ तो कारण अवश्य ही रहा होगा। मुझे लगता है कि आप किसी का इंतजार कर रही हैं। नीलिमा ने उसकी आंखों में झांकते हुए
बेबाक, बेखौफ प्रश्न के साथ उत्तर भी दे डाला। सॉरी मैम। वंदना के चेहरे पर आई सख्ती को देखकर नीलिमा ने कहा तथा शीघ्रता से कमरे से बाहर चली गई। नीलिमा के साहस पर वंदना को आश्चर्य हो रहा था। आज नीलिमा ने उसके अंतर्मन की उस जगह में झांकने का प्रयास किया था जहां तक पहुंचने का अधिकार उसने आज तक किसी को नहीं दिया था। यहां तक कि वो स्वयं भी उन स्मृतियों से निरंतर भागने की चेष्टा करती रही थी जो उसके जीवन का दुखद अध्याय बन चुकी थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। वे स्मृतियां उसका साया बन चुकी थी तथा जब तब उसके मन मस्तिष्क पर हावी होकर उसे जब तब असहज बना जाती थी। इसके बावजूद कॉलेज में वो कभी उन स्मृतियों को साथ लेकर नहीं आती थी। लेकिन आज इस लड़की की धृष्टता ने उसके उस संयम पर भी पानी फेर दिया था। अचानक उसके जहन में राजीव की आकृति कौंध उठी। बात उस समय की है जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी। पिता के स्थानांतरण के कारण उसे नए शहर प्रतापगढ़ में आए कुछ ही दिन हुए थे। किसी से भी उसकी घनिष्ठ मित्रता नहीं हो पाई थी। वो इस कॉलेज के माहौल में स्वयं को एडजस्ट करने का प्रयत्न कर रही थी। वास्तव में स्थानांतरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाना बदोश की तरह बार बार घर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बसाना पड़ता है। नई जगह, नए माहौल में स्वयं को एडजस्ट करने में महीनों लग जाते हैं। कभी कभी तो एडजस्ट भी नहीं हो पाते थे कि फिर कहीं दूसरी जगह जाने का सरकारी आदेश आ जाता है। पढ़ाई में तो व्यवधान आता ही था, साथ ही मानसिक रूप से भी अपसेट हो जाते थे। धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि उस जैसे लोग हर जगह, हर माहौल में एडजस्टमेंट करने की विशेषता हासिल कर लेते हैं। उस दिन सुबह से वर्षा हो रही थी। एक बार मन किया कि आज कॉलेज ही ना जाए, पर मिड सेशन में पापा के स्थानांतरण के कारण वो पिछड़ गई थी। क्लास मिस करके और पिछड़ना नहीं चाहती थी। वैसे भी वो क्लास में अकेली लड़की थी। इस शहर में लड़कियों के स्कूल में साइंस नहीं थी, जबकि उसने इंटरमीडिएट साइंस विषयों के साथ किया था। अतः डिग्री कॉलेज में वो बीएससी में अपनी क्लास में अकेली लड़की थी। छोटी जगह और संकुचित मानसिक स्थिति के कारण लड़कों से नोट्स लेना या देना कहीं बात का बतंगड़ ना बना दे, इसलिए सदा रिजर्व रहने का प्रयास करती थी। केमिस्ट्री के अध्यापक उस दिन नहीं आए थे। क्लास में अकेली होने के कारण लड़कों की अजीबोगरीब हरकतों से बचने के लिए उसने कॉमन रूम में जाना ही श्रेयस्कर समझा। बरसात के कारण क्लासरूम के सामने कीचड़ हो गई थी। अभी 2-4 कदम ही चली थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया तथा संभल ना पाने के कारण वो गिर गई। फिसलन इतनी ज्यादा थी कि वो उठने का प्रयास करती, लेकिन फिर फिसल जाती। उसकी स्थिति देखकर कुछ मनचले फप्तियां कसने लगे तो कुछ हंसने लगे। अपनी बेबसी पर वो शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। तभी एक हाथ उसकी ओर बढ़ा। वो राजीव था। उसने उसे उठाया तथा रिक्शा करवाकर उसे घर भेज दिया। उस दिन राजीव के रूप में उसे एक हमदर्द एवं दोस्त मिल गया था। बाद में पता चला कि वो क्लास के मेधावी छात्रों में से एक है। उसका साथ मिलने से उसका भी पढ़ाई में मन लगने लगा। कभी वो प्रथम आती तो कभी राजीव। जिसके भी कम अंक होते वो सजा के रूप में दूसरे को पार्टी देता था। वो राजीव को अपना अच्छा मित्र मानती थी। एक बार राजीव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया तथा उसे घर जाना पड़ा। इस दौरान ना उसका पढ़ने में मन लगता था और ना ही किसी अन्य कार्य में। उन दिनों वो अपने अन्य मित्रों की हंसी का पात्र भी बनी थी, किंतु अपनी मनोदशा पर काबू पाने में असमर्थ रही थी। उसे अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया था। तब उसे महसूस हुआ था कि राजीव केवल उसका मित्र ही नहीं, कुछ और भी है। शायद इसी का नाम प्यार है। 1 महीने पश्चात जब राजीव कॉलेज आया, तब उसकी बुझी बुझी दशा देखकर बोला था, अच्छा यह बताओ
बीमार मैं पड़ा था या तुम? वो उसके कथन पर बेतहाशा रो पड़ी थी, मानो इतने दिनों का संजोया दुख बांध तोड़कर बह निकला हो। धीरे धीरे उनके संबंध प्रगाढ़ होते चले गए और उन्होंने साथ साथ जीवन बिताने की ठान ली, जबकि वंदना अच्छी तरह जानती थी कि उसके उच्चाधिकारी पिता इस संबंध के लिए कभी सहमति नहीं देंगे। पिताजी के अनुसार समान या उच्च स्तरीय लोगों से संबंध बनाने में ही समाज में रुतबा बढ़ता है। राजीव का परिवार गांव में रहता था। एक गांव में रहने वाले लड़के के हाथ में वो अपनी पुत्री का हाथ कभी नहीं देना चाहेंगे। उसके पिता जैसी मानसिकता वाले लोगों के लिए मानवीय भावनाओं एवं संवेदनाओं का कोई महत्व नहीं होता। उन्हें केवल अपनी प्रतिष्ठा से मतलब होता है। इन सब बातों को जानते हुए भी वो प्यार की अंधेरी सुरंग में अपना रास्ता बनाने का प्रयास कर रही थी। उसके भाई नीलेश को उसका राजीव के प्रति प्यार का पता चल गया और उसने तिल का ताड़ बना दिया। उस पर तरह तरह की बंदिशें लगाई गई, यहाँ तक कि कॉलेज भी गाड़ी छोड़ने तथा लेने जाने लगी। नीलेश ने अपने एक मित्र के भाई मनोज को, जो उसकी कक्षा में पढ़ता था, उनकी निगरानी जासूसी के लिए लगा दिया। एक एक बात की जानकारी रखी जाने लगी। माता पिता के इस अनोखे रूप से वो बुरी तरह आहत हुई थी। क्रोध तो उसे नीलेश पर भी आया था। वो जानती थी कि नीलेश भी एक लड़की बीना को चाहता है। एक बार तो उसने स्वयं ही उसे चॉकलेट का लालच देकर उसके द्वारा ही बीना को पत्र भेजा था। यह बात और है कि बाद में एक अच्छा प्रपोजल आने पर उसने यह संबंध स्वयं ही भंग कर दिया था। नीलेश को वह बात याद दिलाने पर वो बोला था, मेरी बात और है वंदना, मैं एक लड़का हूं। हमारे समाज में लड़के कभी बदनाम नहीं होते, जबकि लड़कियों पर लगा छोटा सा भी दाग उनके जीवन को नष्ट कर देता है। और फिर राजीव से तुम्हारी क्या बराबरी? क्या वो तुम्हारे नाज नखरे उठा पाएगा? अभी तो वो पढ़ ही रहा है और तुम तो जानती हो कि आज के समय में वेल सेटल होना कितना मुश्किल है। वंदना, हम तुम्हारा भला बुरा अच्छी तरह से जानते हैं, अतः तुम्हें इस संबंध को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकते। यह कच्ची उम्र का अंधा प्यार है, उसे भूलकर पढ़ाई में ध्यान लगाओ। तब वो चाहकर भी नहीं कह पाई थी, भैया प्यार कोई खिलौना नहीं है, जब तक मन चाहा खेल लिया और जब मन चाहा फेंक दिया। मैंने और राजीव ने प्यार किया है। मुझे भी अपने भले बुरे, मान सम्मान और मर्यादाओं का ज्ञान है। वो समझ नहीं पा रही थी कि समाज के यह कैसे मापदंड हैं जो नर के लिए अलग हैं और नारियों के लिए अलग हैं। नारियों का भी समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है, फिर वो स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ क्यों नहीं हैं? यह भेदभाव क्यों और किस लिए? मानसिक अवसाद के किन्हीं क्षणों में एक दिन वंदना ने राजीव से भागकर विवाह करने के लिए कहा। उसे लगता था कि विवाह होने के पश्चात उसके माता पिता उन्हें अपना ही लेंगे, किंतु राजीव ने उसका प्रस्ताव अस्वीकृत करते हुए संयमित स्वर में कहा था, वंदना, ऐसे विवाह से क्या लाभ जिसमें बड़ों का आशीर्वाद एवं छोटों का प्यार सम्मिलित ना हो। सबकी बद्दुआएं लेकर क्या हम जीवन भर अपराध बोझ से ग्रस्त नहीं रहेंगे? क्या हम चैन से रह पाएंगे? माता पिता का बच्चों के प्रति कर्तव्य है तो बच्चों का भी माता पिता के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। विवाह ही यदि हमारी आखिरी मंजिल है तो पहले हम आत्मनिर्भर तो बन जाएं। यदि वास्तव में तुम मुझे चाहती हो तो उस दिन का इंतजार करोगी जब मैं कुछ बनकर तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांग सकूं, उन्हें उनकी पुत्री के सुरक्षित भविष्य का भरोसा दिला सकूं। तब शायद उन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। तब उसने भी उसी क्षण निर्णय ले लिया था कि विवाह करेगी तो वो सिर्फ राजीव से ही, वरना आजन्म कुंवारी ही रहेगी। वो दिखा देगी कि उनका प्यार सच्चा है। कच्ची उम्र का प्यार सदा अंधा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो क्या राजीव उसे इस तरह समझाता?
उसने उसकी कमजोरी का फायदा उठाने का प्रयत्न नहीं किया, वरन उसे जिंदगी के नए रूप से परिचित कराया था, जिसमें स्वार्थ का नामो निशान ना था। त्याग था, बलिदान था, तथा उचित समय की प्रतीक्षा करने का आग्रह था। उसके मन में एकाएक राजीव के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो उठी थी। परीक्षा समाप्त हुई ही थी कि राजीव के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। वो अचानक घर चला गया। घर का बड़ा सदस्य होने के कारण घर का पूरा बोझ उसके सर पर आ गया था। उसी समय उसके पिता का स्थानांतरण दूसरी जगह हो गया। उसने राजीव को अपने पापा के स्थानांतरण की सूचना मोबाइल पर देनी चाहिए, लेकिन उसका मोबाइल कभी नॉट रीचेबल तो कभी स्विच ऑफ बताता। लगातार कई दिनों तक प्रयास किया। अंततः दिस नंबर इज नॉट एग्जिस्ट की आवाज ने उसके सारे प्रयत्नों पर पानी फेर दिया। उसे राजीव के शब्द याद आए, वंदना, मेरा गांव बहुत पिछड़ा है। वहां मोबाइल की बात तो दूर, अभी टीवी भी नहीं पहुंच पाया है। तभी घंटे की आवाज ने दूसरा पीरियड प्रारंभ होने की सूचना दे दी। कक्षा में उसे सिर्फ पढ़ाना है, बीती बातों के लिए उसके पास समय नहीं है। स्वयं से कहते हुए स्वयं को संभाल कर मन ही मन निश्चय किया था, तथा अनियंत्रित विचारों को झटक कर सधे कदमों से कक्षा में प्रवेश किया। समय गुजर रहा था। नीलिमा के व्यवहार में भी परिवर्तन परिलक्षित हो रहा था। अब वो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करने लगी थी। शायद उसे अपने कृत्य पर शर्मिंदगी महसूस हुई हो, लेकिन अभी भी बीच बीच में कहीं खो जाती थी। एक दिन वंदना स्टाफ रूम में बैठी कॉपी चेक कर रही थी कि नीलिमा ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ रूम में प्रवेश किया तथा बोली, मैम, कल मेरा बर्थडे है, आप आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसकी आंखों में, उसके शब्दों में इसरार था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। नीलिमा का आग्रह भरा निमंत्रण सुनकर वंदना ने कहा, सच मैम, आप आ जाएंगी या मैं आपको लेने आऊं? कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी थी। तुम पता दे दो, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, आपको आना ही होगा। अगर आप नहीं आई तो मैं स्वयं आकर आपको ले जाऊंगी। अपने पते का कागज उसने आगे बढ़ाते हुए कहा, कॉलेज में आ गई है, पर व्यवहार एकदम बच्चों जैसा है। वंदना ने मन में सोचा, वैसे वो कभी भी किसी के घर जब तक कोई विशेष आवश्यकता ना हो नहीं जाती थी, लेकिन इस लड़की की आंखों में ना जाने कैसा आकर्षण था कि अनायास मुंह से हाँ निकल गया। इसका एक कारण यह भी था कि वो बहुत दिनों से नीलिमा के परिवार के सदस्यों से मिलकर उसके असामान्य व्यवहार का पता लगाना चाह रही थी। शायद यह अवसर उसकी जिज्ञासा को शांत कर सके। उसके जाने के पश्चात पता देखा तो वो चौंक उठी। क्या नीलिमा जिलाधिकारी की बेटी है? शायद इसीलिए नकचढ़ी है। जिलाधिकारी का बंगला उसके घर के ही पास था। वो नियत समय पर बंगले पर पहुंची। नेम प्लेट पर राजीव कुमार पढ़कर मन मस्तिष्क में अजीब सी हलचल हुई। अनिश्चितता की स्थिति में उसने गाड़ी रोक दी। उसे देखकर गेट के सामने खड़े गार्ड ने उसकी गाड़ी के पास आकर पूछा, क्या आप नीलिमा बेबी की टीचर हैं? उसकी स्वीकारोक्ति पाते ही उसने गेट खोलते हुए अदब से कहा, मैम, अंदर आइए। वो गाड़ी से उतर भी ना पाई थी कि नीलिमा उसे देखते ही दौड़ी दौड़ी आई और बोली, मैम, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, अंदर चलिए ना। मासूम बच्ची सी मचलकर उसने कहा। गुलाबी सूट में वो एकदम गुड़िया सी लग रही थी। उसके हाथ में गिफ्ट देते हुए वंदना ने कहा, जन्मदिन मुबारक हो नीलिमा। लगता है मैं समय से पहले ही आ गई। नहीं मैम, आप समय से ही आई हैं। वैसे भी मैंने तो सिर्फ आपको ही बुलाया है। कहते हुए वो उसे घर के अंदर ले गई तथा उसे बैठक में बिठाते हुए आवाज लगाई, भैया, बाहर आइए, देखिए तो कौन आया है। आपकी बड़ी प्रशंसा करती रहती है हमारी नीलू। अभी वो इतना ही बोल पाया था कि उस पर निगाह पड़ते ही
अचकचाकर बोल उठा, अरे तुम यहाँ और अचानक? यही प्रश्न वंदना के मन में भी उठ रहा था, लेकिन वो कुछ भी कह पाने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। राजीव, जिसकी वो इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, वो आज अचानक और इस रूप में मिल जाएगा, उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। आदि से अंत तक की सारी घटनाएं क्षण भर में ही उसके मन मस्तिष्क में चलचित्र की भांति मंडरा उठी। यही हाल राजीव का था। भैया, यही है ना वे जिनके लिए आपने ना जाने कितने ही रिश्ते ठुकराए हैं। मैंने आपकी डायरी में मैम की फोटो देखी थी, इसीलिए आज मैंने अपने जन्मदिन पर इनको बुला लिया। अच्छा, आप दोनों बातें कीजिए, मुझे अपनी दोस्तों को बर्थडे ट्रीट देनी है। नीलिमा ने उन दोनों को एकटक एक दूसरे को निहारते देखकर कहा। उसकी आवाज सुनकर वे दोनों अतीत से वर्तमान में आए, तो उसने शरारत से मुस्कुराते हुए एक बार फिर अपना पहले वाला वाक्य दोहराया तथा कहा, मैम, भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भैया, मैं जाती हूँ। नाश्ता टेबल पर लगाकर रखवा दिया है, रामू को भी छुट्टी दे दी है। वो उन दोनों को बाय कर चली गई। बड़ी ही शरारती लड़की है मिस। प्रश्नवाचक मुद्रा में उसकी ओर देखते हुए राजीव ने पूछा। मिस वंदना जौहरी। मिस? आश्चर्य से राजीव उसकी ओर देखने लगा। हाँ मिस, जब आप मेरा इंतजार कर सकते हैं तो क्या मैं आपका इंतजार नहीं कर सकती हूँ? वंदना ने उसके अधूरे वाक्य को पूरा करते हुए कहा। गांव में कनेक्टिविटी नहीं थी, अतः मोबाइल काम नहीं कर रहा था। तुम्हें ढूंढते हुए कॉलेज भी गया, पर तुम्हारे पापा का स्थानांतरण कहाँ हुआ किसी से कुछ पता ही नहीं लग पाया। इतने बड़े संसार में बिना किसी सूत्र के किसी को खोज पाना आसान नहीं है। अतीत में झांकते हुए राजीव ने कहा। मैंने भी आपको मोबाइल पर कई बार ट्राई किया, किंतु निराशा ही हाथ लगी। गांव का नाम, पता ठिकाना पता नहीं था। अंततः मैंने स्वयं को पढ़ाई में डुबो दिया तथा रिसर्च करके अध्यापन को अपना करियर बना लिया। लेकिन मन में एक आस थी, कभी न कभी, कहीं न कहीं आपसे मुलाकात अवश्य होगी। कुछ ऐसी ही मनस्थिति मेरी भी थी। पिताजी की अचानक मृत्यु के पश्चात गांव की संपत्ति की देखभाल के लिए घर का बड़ा पुत्र होने के कारण मुझे पढ़ाई स्थगित करनी पड़ी। ग्रेजुएशन हो गया था, अतः घर में ही पढ़ाई करके प्रतियोगी परीक्षाएं देता रहा और अंततः सफलता मिल ही गई। मैंने अपनी मंजिल पा ली है वंदना। आज मैं इस जिले का जिलाधिकारी हूँ। नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है, बेमानी है। वास्तव में तुम्हें पाने की लालसा ने ही मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। इस पद पर पहुंचने के पश्चात सोशल मीडिया पर खोजने का भी प्रयास किया, पर निराशा ही हाथ लगी। सोशल मीडिया को मैंने अपनाया ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है उससे फायदा कम है, नुकसान अधिक है। हम अपना कीमती समय उसमें जाया कर देते हैं। कुछ यही सोच मेरी है, पर तुम्हें ढूंढने की चाह में उससे जुड़ा था, पर मेरा प्रयास निष्फल ही रहा। अब जब तुम मुझे मिल गई हो, मैं निसंकोच तुम्हारा हाथ तुम्हारे पिताजी से मांग सकता हूं, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। वंदना का हाथ अपने हाथ में लेते हुए राजीव ने प्रश्नवाचक मुद्रा में पूछा। वंदना के मौन आमंत्रण पर राजीव ने उसको आगोश में भर लिया, मानो सागर ने नदी को आत्मसात कर लिया हो। कच्ची उम्र के सींचे पौधे में कोपलें निकल आई थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि उनका प्यार अंधा नहीं था। अंधे प्रेम ने आज पूर्णता प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनके प्यार को मंजिल तक पहुंचाने वाली मासूम लड़की नीलिमा उनके सामने नहीं थी, जिसे वे धन्यवाद के 2 शब्द कह पाते। इसके साथ ही वंदना को नीलिमा के अजीबोगरीब व्यवहार का पता लग गया था। अचानक उसे नीलिमा पर प्यार आने लगा। अभी आपने सुधा आदेश जी की लिखी बेहद भावनात्मक और प्रेरणादायक प्रेम कहानी सुनी, जो सच्चे प्यार की गहराई
और उसकी स्थिरता को दर्शाती है। कहानी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें प्यार को त्याग, धैर्य और समय के साथ जोड़ा गया है। यह दिखाती है कि सच्चा प्यार ना तो परिस्थितियों से हारता है, ना ही समय से खत्म होता है। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर लिखिए। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी एक ऐसी ही प्रेरक कहानी लेकर। धन्यवाद।